Welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss about the investment decisions. In last video, we have discussed about the financing decisions and their factor. इस वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये जानना है। उससे पहले हमें ये जानना है कि फाइनेंशियल डिसीजन कितने तरह का होता है। तो फाइनेंशियल डिसीजन 3 तरह का होता है, जो पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस। इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन हम लोगों ने पार्ट बी में कर लिया है, पार्ट 2 में कर लिया है। और अभी अब पार्ट 3 वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होता है, पहले ये जानें। एक फर्म जो होता है उसका रिसोर्सेज स्केयर्स होता है इन द कंपेरिजन टू यूज टू विच दे कैन बी पुट। यूज बहुत ज़्यादा होता है रिसोर्सेज का, बट उसके सोर्सेज कम होते हैं। यूज से कम सोर्स होता है, तो फर्म्स के रिसोर्सेज कम होते हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज का यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो अ फर्म देयरफॉर हैज़ टू चूज वेयर टू इन्वेस्ट दिस रिसोर्सेज। अब उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होता है, क्योंकि इसके ऊपर फर्म्स का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है, सो दैट दे कैन एबल टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के हज़ारों ऑप्शंस हैं, लेकिन उन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है सोच समझ करके, जिससे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सके। ये एक फॉर्म का मेन मोटिव होता है। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन देयर फॉर रिलेट टू हाउ द फॉर्म्स फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब हुआ कि एक फॉर्म के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट का, उसमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके और उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के डिसीजंस को ही हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो देखते हैं कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस क्या होता है। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दो तरह का होता है। लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, जो मैंने पहले बताया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म डिसीजन को कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बोलते हैं और शॉर्ट टर्म डिसीजंस को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो पहले हम लोग लॉन्ग टर्म डिसीजंस के बारे में देखेंगे। लॉन्ग टर्म डिसीजंस क्या होता है? अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। लॉन्ग टर्म डिसीजन का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। इट इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ फाइनेंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। हमें एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपना पैसा को डालना है, पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन और एक्वायर अ न्यू फिक्स्ड एसेट्स और ओपनिंग अ न्यू ब्रांच एक्सेट्रा। जैसे एक नया मशीन खरीदें पुराना मशीन को हटा करके, या हमने रिप्लेस कर दिया कोई एसेट्स को, कोई एसेट्स खरीद लिया, या हमने कोई अपने ऑफिस का एक नया ब्रांच सेटअप कर लिया। तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये 12 मंथ से कम का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और इसी को कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बोलते हैं। दिस डिसीजंस आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए डिसीजन बहुत क्रूशियल है, सिंस दे अफेक्ट इट्स अर्निंग कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन। क्योंकि लंबे समय तक जो बिजनेस, जिन बिजनेस को चलना है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी इसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कम्पिटिटिवनेस आर ऑल अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। हमारे बिजनेस में एसेट्स कितना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ेगी और कम्पिटिटिवनेस कितना बढ़ेगा, इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, आपका फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने का जो डिसीजंस है, वो कितना सही है और कितना गलत है। मोरओवर, these decisions normally involve huge amount of investment and are irreversible except at a huge cost. अब ये डिसीजंस में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है,
और ये फिर पैसा जल्दी से वापस भी नहीं मिलता है। जैसे अगर हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिया, अब उसको हम बेच करके पैसा लाना चाहते हैं तो मिलेगा, हो सकता है हम बहुत पैसा खर्च होने के बाद मिले। या मशीन खरीद लिए, मशीन को फिर हम मशीन से पैसा निकालना चाहते हैं तो उसको कम दाम में बेचना पड़ेगा, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इरिवर्सिबल बोलते हैं इसको, इरिवर्सिबल मतलब रिवर्स नहीं होगा। फिक्स्ड एसेट्स में आपने पैसा लगा लिया, लॉन्ग टर्म में आपने पैसा लगा लिया, तो वो पैसा बहुत जल्दी वापस नहीं मिलेगा। Therefore, once made, it is often almost impossible for a business to wriggle out of such decision. एक बार ऐसा डिसीजन हमने ले लिया तो उससे वापस आना बहुत मुश्किल होता है किसी भी बिजनेस फर्म के लिए। Therefore, they need to take with utmost care. इसलिए हम बहुत ध्यान दे करके, हमें बहुत सोच समझ करके किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जाना है। दिस डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय दोज हु अंडरस्टैंड द कम्प्रिहेंसिवली। जो अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझते हैं, उन्हीं को ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए। अब बैड कैपिटल बजटिंग डिसीजन अगर हम ले लेते हैं तो क्या होगा? तो हैज़ द कैपेसिटी टू सेवरली डैमेज द फाइनेंशियल फॉर्चून ऑफ द बिजनेस। अगर आपने गलत डिसीजंस ले लिया तो आपका जो फिनेंशियल फॉर्चून है बिजनेस का, वो पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है, हमें ये भी जानना है कि वर्किंग कैपिटल डिसीजंस क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म डिसीजंस भी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेट करता है आपके डिसीजंस किसके बारे में? कैश के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में और रिसीवेबल के बारे में। अदर डिसीजन अफेक्ट दिस डिसीजन अफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। डे टू डे वर्किंग पे डिपेंड, वर्किंग के लिए ये डिसीजन लिया जाता है कि आप कितने कैश रखेंगे, आप कितने स्टॉक रखेंगे, आप कितने रिसीवेबल रखेंगे, इन चीज़ों इन सब चीज़ों में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे वर्किंग ऑफ बिजनेस को अफेक्ट करता है। दिस अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस की लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है डिसीजंस। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, सही तरह से कैश का मैनेजमेंट करना, इन्वेंट्री का सही तरह से मैनेजमेंट करना और रिसीवेबल का मैनेजमेंट करना आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एक अच्छे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए हमें कैश को सही तरह से मैनेज करना होता है, इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है और रिसीवेबल को मैनेज करना होता है। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस हम इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए अलग से भी डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कैपिटल बजटिंग डिसीजन से ही मतलब है। तो हम फिर देखते हैं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर ऑफन अवेलेबल टू अ बिजनेस टू इन्वेस्ट इन। मतलब एक बिजनेस के पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। अब इसमें बट ईच प्रोजेक्ट हैज़ टू बी इवेल्युएटेड carefully and depending upon the returns a particular project is either selected or rejected। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसमें हमको पैसा लगाना पड़ सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। हम यहाँ शॉर्ट टर्म का डिस्कशन नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म का ही डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा लगाना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब उनमें से हमें बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है और सारे ऑप्शन को रिजेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमें सारे ऑप्शन को इवेलुएट करना पड़ता है। इफ़ दिस इज ओनली वन प्रोजेक्ट, इफ देयर इज ओनली वन प्रोजेक्ट, यदि एक ही प्रोजेक्ट है, इट इज़ वाइबल इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड इट्स कंपेरेबिलिटी विद द इंडस्ट्री एवरेज इज सीन। अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो हमें कंपेयर करने में थोड़ा दिक्कत होता है, फिर भी हम रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट एंड इट्स कंपेरेबिलिटी विद द इंडस्ट्री एवरेज इज सीन, इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करते हैं कि इंडस्ट्री ने पहले इन ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में, ऐसे ही ऑप्शन में कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना रिटर्न मिला, उसके हिसाब से हम इसको देखते हैं अगर एक ही प्रोजेक्ट होता है तब। दीज आर सर्टेन फैक्टर विच अफेक्ट कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्या फैक्टर्स है देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप पैसा लगाना है, आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, इस तरह बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपको क्या देखना होगा, जिस ऑप्शन में अधिक कैश फ्लो आ सकता है, कैश का अधिक से अधिक इनफ्लो होगा, जिस प्रोजेक्ट में
अधिक से अधिक कैश का इनफ्लो होगा, कैश आ सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपको उसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए. When a company takes an investment decision involving huge amount, it expect to generate some cash flow over a period. तो हर बिजनेसमैन चाहेगा कि हम जहाँ पैसा लगाएं वहाँ से कुछ दिनों बाद हमें पैसा मिलना भी शुरू हो जाए. ये हर बिजनेसमैन का इच्छा होता है. तो दिस कैश फ्लो आर इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ओवर द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. अब जिस चीज़ में हमने इन्वेस्ट किया है उसमें कैश फ्लो होने का मतलब हुआ कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो. मतलब हम जहाँ पैसा लगाएं वहाँ पैसा पूरी तरह से फंस के ना रह जाए, पैसा वहाँ से आता रहे, ऐसा होना चाहिए. द अमाउंट ऑफ दिस कैश फ्लो शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड बिफोर कंसिडरिंग अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन. तो एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन अगर हमें लेना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर हमें लेना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं वहाँ से हमें अच्छा कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा हो या कैश का फ्लो अच्छा हो रहा हो. मान ले हमने कहीं पैसा लगा दिया, हमने कोई फैक्ट्री सेटअप कर दिया, अब वहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ से हमें पैसा ना आ रहा है, सिर्फ जा रहा है पैसा, इनफ्लो हो ही नहीं रहा है. तो ऐसे प्रोजेक्ट में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए. या हमने कोई ज़मीन खरीद लिया, अब वहाँ पे हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ना वो बिक रहा है और ना उससे हमें कुछ पैसा ही इनकम हो रहा है, देन वहाँ से कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए. अब हम दूसरा फैक्टर देखते हैं, रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न, हम जहाँ पैसा लगाए हैं वहाँ से हमें कितना रिटर्न हो सकता है. तो रिटर्न हमने जिस चीज़ में इन्वेस्ट किया है वहाँ से कितना रिटर्न हमें हो सकता है, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI भी बोलते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, हम जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाए हैं वहाँ से रिटर्न कितना मिल रहा है. अब मान लेते कि कहीं से 10% रिटर्न मिल रहा है, कहीं से 5% रिटर्न मिल रहा है, कहीं से 20% रिटर्न मिल रहा है, तो हमें कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए जहाँ पे हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है. The calculation are based on the expected return from each proposal and the assessment of risk involved. इसमें सिर्फ रिटर्न से ही मतलब नहीं होता है, हमें रिस्क से भी मतलब होता है. अब रिस्क जहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे रिस्क हाईएस्ट है, मान लेते हैं 20% रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे रिस्क हाईएस्ट है, यहाँ पे लोवेस्ट रिस्क है, यहाँ मॉडरेट रिस्क है. तो हमें कहाँ पैसा लगाना चाहिए, जहाँ मॉडरेट रिस्क हो और रिटर्न भी अच्छा मिल रहा हो वहाँ पैसा लगाना चाहिए. यहाँ पे हाईएस्ट वाले में रिटर्न तो ज़्यादा मिल रहा है बट रिस्क भी ज़्यादा है, तो हमें मॉडरेट रिस्क और अच्छा रिटर्न पे ध्यान देना चाहिए. सपोज देयर आर टू प्रोजेक्ट्स A and B with some risk involved with the rate of return 10% and 12% respectively, then the under normal circumstance project B should be selected. नॉर्मल सर्कमस्टेंस में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि रिटर्न ज़्यादा है. लेकिन अगर रिस्क अलग अलग है, रिस्क की बात करेंगे, अगर प्रोजेक्ट बी में रिस्क ज़्यादा है और प्रोजेक्ट ए में रिस्क कम है तो हमें प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करना चाहिए. द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. अब जितने भी हमने इन्वेस्टमेंट के अभी फैक्टर्स देखें उसको अगर एक साथ मिलाते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बोलते हैं. आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम, रेट ऑफ रिटर्न, उससे जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हैं वहाँ से कितना रिटर्न मिलने का चांस है, उससे कैश फ्लो आने का चांस है या नहीं है, इंटरेस्ट का रेट कितना है, ये सारे फैक्टर्स को मिला देते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बोलते हैं. तो द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे उसके बारे में जो डिसीजन लेंगे तो आप इन चारों फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद डिसीजन लेंगे, इन चारों क्राइटेरिया को कंसीडर करने के बाद डिसीजन लेंगे. जो चारों क्राइटेरिया में पास होता है ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना चाहिए. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवेलुएट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. अब इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल को इवेलुएट करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आप लोग आगे जाके कॉलेज में पढ़ेंगे. तो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को चेक करने का कौन सा बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है, कौन सा हमें सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा रिजेक्ट करना चाहिए, इसके लिए हमें बहुत सारे टेक्निक यूज किए जाते हैं. टेक्निक यूज करते समय इस चारों फैक्टर को ध्यान में रख के किया जाता है, विच आर नोन एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक, जिसको कैपिटल बजटिंग टेक्निक भी कहा जाता है.
दिस टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले हमें इन चारों क्राइटेरिया को ध्यान में रख के तब लगाना पड़ता है। तो इसी के साथ ही हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, दैट इज लॉन्ग टर्म डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।